गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 26 जुलाई, कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। आज थोड़ा सा हमारे घर में कोई एक फंक्शन है, पूजा है बेसिकली, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि फिर भी मैं वीडियो बना दूं। हालांकि टाइम नहीं मिला था, बट मैंने फिर भी थोड़ा न्यूज़ कवर करके वीडियो बनाने की कोशिश किया। कल पहले दिन ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए हों। हालांकि बहुत ही मार्जिनल इसके अंदर चेंज आया है, +0.04% का एंड -0.04% का, बट स्टिल ये नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, बेसिकली अपोजिट साइड हो गया। तो ये मैंने तो पहली बार ही देखा है आज तक। तो ये आप क्लोजिंग प्राइसेस भी देख सकते हैं। इसके आगे शुरू करते हैं पहली न्यूज से। IMF इंक्रीजेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। इस साल के लिए बात हो रही है। इस साल के लिए IMF जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने हमारी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ा दिया है इंडिया की। इन्होंने बोला है कि 5.9% पहले दिया था इन्होंने अप्रैल के अंदर, और उसको इन्होंने इंक्रीज करके 6.1% पर कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज की तरह आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने बोला है बेसिकली कि अब इन्फ्लेशन कम हो गया है, और उसका भी इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है, 4.9% पर रहेगा इंडिया का इन्फ्लेशन। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि डिमांड बहुत बढ़ गई है इकोनॉमी के अंदर, पूरा सर्वाइवल मतलब रिवाइवल हो चुका है इकोनॉमी का आफ्टर कोविड। तो ये इन्फ्लेशन का नंबर है इनका अपडेटेड, एंड ये आपका GDP ग्रोथ का नंबर इन्होंने जो एस्टिमेट दिया। इसके आगे शुरू करें तो पीक एक्सवी एक कंपनी है। ये पहले सिकोआ कैपिटल के नाम से जानी जाती थी, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। अगर आपको सिकोआ कैपिटल पता है तो वो भी यही है। ये 5% शेयर होल्डर है बायजूस के अंदर, एंड एक दूसरी इन्वेस्टमेंट फंड है प्रोसेस, ये है 9.6% शेयर होल्डर बायजूस के अंदर। तो उन्होंने किया है एक अपनी मार्कडाउन का डिमांड किया है। मार्कडाउन, अब मैं आपको समझा देता हूँ। मार्कडाउन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा, आपने टोटल उसको 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया आपने, उसको 1000, सॉरी प्रॉपर ले लेते तो यहाँ पर, हाँ, तो आपने यहाँ पे 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस की तरह से इन्वेस्टमेंट किया कि आपके बैलेंस शीट में आएगा 1000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके बिजनेस, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू 700 पे गिर गई। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। आपने अगर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया या फिर किसी और चीज में इन्वेस्ट किया जो कंपनी के 700 हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब बैलेंस शीट को तो खुद से नहीं पता है कि वो 700 हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपका एक डिसीजन है कि आप उसको 700 पे नीचे लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। आप अपनी बुक्स में उसको कम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। क्योंकि आप समझे, अगर आप 700 पे लाना चाहते हैं तो आपको 300 का लॉस शो करना पड़ेगा। तो ये जो होता है, इसको अगर आप चाहते हैं कि आप करें, आप डिसाइड करते हैं कि भाई मैं तो मार्कडाउन करूंगा, तो उसको बोला जाता है मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप ये लॉस शो करें, तब उसको मार्कडाउन बोला जाता है। ये तभी होता है जब इन्वेस्टर को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि उसकी इन्वेस्टमेंट वापस आ सकती है मेरे उसके इन्वेस्टेड वाले प्राइस के ऊपर, इसलिए वो मार्कडाउन कर देता है ताकि उसको फेयर व्यू दे सके वो। तो ये मार्कडाउन किया इन्होंने। अब इनको क्या लगता है कि बायजूस का जितना अभी शेयर इन्होंने बाय किया था उससे नीचे इनका वैल्यू आ गया है, तो अब इसके लिए मार्कडाउन करना चाहते हैं। और इन्होंने कुछ टाइम पहले ही इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी रिजाइन कर दिया था। तो ये दोनों चीजें हैं, ये इसी के लिए बेसिकली इन्होंने किया है, क्योंकि इनको बहुत शक है बेसिकली कंपनी के ऊपर। महाराजा एयर इंडिया का जो, अगर आपने मैस्कट देखा हो, रेड कलर का होता है महाराजा वाला, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पेपर के अंदर शायद आया ही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये है महाराजा का मैस्कट। ये जो है ये चेंज करने की बात है। आपको पता होगा कि टाटा ने विस्तारा के साथ इसको मर्ज कर दिया है। तो मेरे पर्सनल व्यू के अंदर ये जो पर्पल उनका कलर है उससे रिलेटेड ये कुछ बनाएंगे, पूरी रीब्रांडिंग करने के पर्सपेक्टिव से। टाटा मोटर्स ने अपने डीवीआर शेयर्स को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने की बात की है। इसके अंदर मेन आपको, मेरे को पहले डीवीआर शेयर समझाना है। डीवीआर होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के 1 लाख शेयर्स है, मैं एक्चुअली टेक्स्ट कर देता हूँ आपको, 1 लाख शेयर्स है कंपनी के, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 100% आपका सारी 100% होल्डिंग यही 1 लाख शेयर्स करते हैं, तो एक शेयर के पास कितना वोटिंग राइट हो गया? 100 डिवाइडेड बाय जो आपका 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से हर शेयर का वोटिंग राइट ये बन गया। तो ये वोटिंग राइट हो गया। अब होता क्या है कि कंपनी जो खुद के मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डर शेयर्स है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के पास लेट्स से 10% की शेयर होल्डिंग है, बट मैनेजमेंट चाहती है कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास 10% नहीं होनी चाहिए, मेरे पास थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो मैनेजमेंट अपने वाले शेयर्स को डीवीआर में क्लासिफाई कर सकती है। डीवीआर में क्या होगा कि उसका शेयर का
वोटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स वही रहेगा, 10% शेयर्स, मतलब मैनेजमेंट के पास टोटल 10,000 शेयर्स ही रहेंगे। यहाँ पे अगर हम करें तो 10,000 शेयर्स ही रहेंगे, बट उनका जो वोटिंग कैपेसिटी है, जो अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है कंपनी के अंदर तो मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन होता है, तो वो जो मेजोरिटी डिसाइड होती है उसके अंदर इनका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर 20% वोटिंग राइट्स को बताएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो 90,000 शेयर्स हो गए वो 80% कैपेसिटी पे आ जाएंगे अपने आप, वो उनका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से टाटा मोटर्स, अच्छा अब ये आप इशू करने के बाद नहीं चेंज कर सकते, जो मैंने एग्जांपल के अंदर किया, ये आपको इशू जो आप शेयर्स इशू करते हैं उसके साथ ही बताना होता है। अब ये टाटा मोटर्स ने कर रखा है एंड इनका जो डीवीआर शेयर्स है बहुत ज्यादा अभी बूम पे भी चल रहा है। तो इसके अंदर अब क्या कर रहे हैं, अब ये लोग इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ये तो सबको पता होता है डीवीआर शेयर्स के बारे में एक्चुअली। इसके अलावा एक और चीज है जो मैंने निकाला था एक दिन रिसर्च करके, कि उनको जो डीवीआर शेयर्स है उनको हाई डिविडेंड भी मिलता है। अगर जो कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को वो हाई देती है टाटा को, मतलब डीवीआर शेयर्स वालों को। तो अब ये हुआ, ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप दो तरीके के शेयर्स इशू करोगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सीपी कमर्शियल पेपर की सेल्स 9 ईयर लो पर है। कमर्शियल पेपर मतलब जिसके थ्रू आप बेसिकली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन दे सकते हैं कंपनी को, किसी या फिर बैंक को। तो मतलब बेसिकली ये होता है कि एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के बारे में अगर आपको पता हो तो वो है। अगर किसी दिन प्रॉपर टाइम मिला तो हम कवर करते हैं। ये 9 ईयर लो पर है। इसका बेसिकली आप अगर अभी भी मतलब समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स बैंक्स को लोन दे सकते हैं इसके थ्रू। तो ये डिपॉजिट्स की तरह आप मान सकते हैं, बट आप कमर्शियल पेपर को हाईली लिक्विड है, स्टॉक्स की तरह बाय सेल कर सकते हैं इजीली। तो मतलब उतना लिक्विडिटी नहीं है, बट हाँ काफी अच्छी लिक्विडिटी इसके अंदर रहती है। ये बेसिक इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। 9 ईयर लो पर आ गया है और इसको बोला जा रहा है कि एचडीएफसी मर्जर के बाद, एचडीएफसी मर्जर के बाद बैंक्स, ये जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े जो इसके अंदर अपना एक्सपोजर लेते थे, उन्होंने इसके अंदर कम कर दिया है लेना, उन्होंने इसके अंदर ट्रेड करना कम कर दिया है, बेसिकली ये बोला जा रहा है। तो अब इसके बाद बोला गया है कि ये जो सेल्स है 9 ईयर लो पर है, तो अभी तक लोएस्ट आज तक 45,000 था, जो अब गिर कर 26,000 करोड़ पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फॉल है इसके अंदर, और ये तो लोएस्ट है, ये हम 2013 की बात कर रहे हैं या 2014-15 की बात कर रहे हैं, उससे बहुत ऊपर तक गया था और अब ये नीचे आ गया 26,000 करोड़ तक। अब क्या है कि ये आपका विदर्भा इंडस्ट्रीज एक बेसिकली बैंकरप्ट हो गई है इंडस्ट्रीज। ये क्या करती थी क्या नहीं करती थी ये एज रेलेवेंट नहीं है अभी के लिए। तो ये विदर्भा जो इंडस्ट्रीज है इनका क्या हुआ है, एआरसी में इनको सेल करने की बात की गई है। एआरसी क्या होता है, एआरसी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मैंने 100 रुपए की सेल्स की, उसमें से 80 रुपीज के डेटर बन गए। डेटर मतलब वो लोग ने मुझे पैसा तब नहीं दिया, वो लोग बाद में मुझे पैसा देंगे, और हो सकता है उस 80 रुपीज में से 60 रुपीज के लोन डिफॉल्ट कर जाए, वो पैसा दे ही ना मुझे। तो मेरी ऑर्डर बुक के अंदर, मेरी बैलेंस शीट के अंदर 60 रुपीज के बैड डेप्ट हो गए। अब अगर आपके बैड डेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको बैंकरप्ट हो जाना पड़ता है, आप अपना पैसा चुका नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की सेल्स में जो 40 रुपीज मेरे पास आया, वो सारा का सारा इंटरेस्ट के अंदर चला गया या सारा का सारा खर्चों के अंदर चला गया, तो मैं इंटरेस्ट रीपे नहीं कर सकता अपने लोन के ऊपर वगैरह, तो इसलिए मुझे बैंकरप्ट होना पड़ेगा। फिर क्या होता है, फिर जो आपके लेंडर्स होते हैं, फिर जिन्होंने मुझे पैसा दिया हुआ है उधार पर, वो आपका ऑक्शन करते हैं, जो यहाँ पे होने वाला है स्विस ऑक्शन अगस्त 8 को। स्विस से ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, स्विस अकाउंट होल्डिंग से बात होती है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एआरसी को सेल करेंगे। एआरसी का क्या मतलब होता है, वो एआरसी इस एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल के अंदर वो एआरसी क्या करेगी, एक पैसा दे देगी जो लेंडर है उनको, जो बोरोवर है उसको। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे 60 रुपीज के बैड डेब्ट्स थे, तो वो क्या करेंगे 40 रुपए फॉर एग्जाम्पल दे देंगे मेरे क्रेडिटर्स को, मेरे लोन वालों को, और फिर क्या करेंगे, फिर मेरे 60 रुपए की वसूली करने का ट्राई करेंगे। तो वसूली करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उनको जितना पैसा मिलेगा वो उनका प्रॉफिट हो गया, और 40 रुपीज इनकी कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से वर्क कर। अब ऐसे एआरसी के अंदर आदित्य बिरला एआरसी, रिलायंस एआरसी एंड आरसिल एवेन्यू कैपिटल वाले हैं। ये 3 एआरसी हैं जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं ये काम करने के लिए, ऑप्शन के लिए। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी वीडियो मतलब कोई भी न्यूज में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।